दोस्तों आज हम ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली साइकोलॉजिकल थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री की कहानी एक्सप्लेन करने वाले हैं जो आपको शुरू से अंत तक बांध कर रखेगी। कहानी की शुरुआत दिल्ली में दो मासूम भाई बहन के बेहद बेरहमी से हुए मर्डर से होती है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। इस उलझे हुए केस को सुलझाने के लिए सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश को जिम्मेदारी दी जाती है, जिसके पास कातिलों तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक आखिरी रात का वक्त है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, फॉरेंसिक लैब से लेकर बॉम्बे और सोनीपत के तार जुड़ते हैं और सामने आते हैं दो ऐसे खूंखार साइकोपैथ अपराधी जो पहले भी कई वारदातों का अंजाम दे चुके हैं। कार के अंदर बच्चों का खौफनाक संघर्ष, मर्डर वेपन के पीछे छुपा पुराना राज, अपनों की गद्दारी और रोंगटे खड़े कर देने वाला सस्पेंस। आखिर उस काली तूफानी रात को जंगल के अंधेरे में उन बच्चों के साथ क्या हुआ था और जयप्रकाश अपनी नौकरी दांव पर लगाकर कातिलों को कैसे दबोचता है। चलिए देखते हैं पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है सुमन और साहिल मतलब दो भाई बहन को दिखाते हुए जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं। उम्र का फासला सिर्फ 2 साल का है। पिता आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और माँ स्कूल टीचर है। सुमन बहुत अच्छा गाना गाती है। आज रेडियो पर उसके गाने का प्रोग्राम था, लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण उसका स्लॉट उसकी सहेली को दे दिया जाएगा, जिस वजह से सुमन जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। जाते समय सुमन की माँ मोना ने सुमन को अपनी गोल्ड की इयररिंग्स की जोड़ी पहना दी। उनके पिता उस समय घर पर नहीं थे, इसलिए सेफ्टी के लिए मोना ने साहिल को सुमन के साथ जाने के लिए कहा। इसके बाद दोनों भाई बहन तैयार होकर रेडियो स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। प्रोग्राम शाम 7 बजे है, इसलिए उनके पिता अशोक घर लौटते ही अपने सहकर्मियों को कॉल करके बता रहे थे कि आज 7 बजे मेरी बेटी रेडियो पर गाना गाएगी। लेकिन प्रोग्राम शुरू होता है सुमन की सहेली के गाने से। अशोक और बाकी सब सोच रहे थे कि सुमन को शायद बाद में गवाया जाएगा, लेकिन सुमन के बिना ही प्रोग्राम खत्म हो जाता है। मोना के मुताबिक सुमन तो किसी भी तरह प्रोग्राम मिस करने वाली नहीं थी और कहा भी था कि लेट होने पर उसका स्लॉट सहेली को दे दिया जाएगा। अशोक भी समझ नहीं पा रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसलिए अशोक मोना को डिनर तैयार रखने को बोलकर सुमन और साहिल को लेने के लिए रेडियो स्टेशन चले जाते हैं, जहां सुमन की क्लासमेट बताती है कि हम तो शाम से सुमन का इंतजार कर ही रहे थे। सुमन और उसका भाई नहीं आने के कारण मजबूर होकर मुझे गाना पड़ा। इसका मतलब सुमन और साहिल यहाँ पहुंचे ही नहीं। ऑफिस भी बंद हो गया है, तो सवाल यह है कि दोनों भाई बहन कहाँ गए। अशोक सुमन की सहेलियों के घर कॉल करके पता लेने को बोलता है। इसके बाद एक तरफ मोना सबको कॉल करती जा रही थी और दूसरी तरफ अशोक स्कूटी लेकर सड़कों पर बेटे और बेटी को ढूंढते फिर रहे थे। और यहाँ आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या अशोक अपने बच्चों को ढूंढ पाएंगे? नहीं मिलने पर वो कहाँ गए और असल में भाई बहन के साथ क्या हुआ था? अब समय है 1978 का। सीन है दिल्ली का। घनश्याम नाम के रिटायर्ड कांस्टेबल को दिखाया जाता है। बेटे के लिए खाना बनाकर थाने में आए हैं और यह है घनश्याम का बेटा जयप्रकाश, जो इस थाने का एसआई के पद पर है। आगे जयप्रकाश का प्रमोशन का एग्जाम था, इसलिए जय उस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था। और घनश्याम के बारे में एक बात बता दूं, घनश्याम ने 30 साल कांस्टेबल के रूप में नौकरी की है। जय बहुत छोटा था जब उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई और उसके बाद से घनश्याम ही हमेशा खाना बनाते हैं। उनके हाथ का खाना बहुत अच्छा है और उनकी हाथ की मटन करी सबको पसंद आती है, इसलिए कभी कभी वो मटन करी बनाकर लेकर आते हैं, जिसे जय के साथ थाने के दूसरे सभी लोग बहुत मजे लेकर खाते हैं। लेकिन आज खाने के बीच ही सुमन और साहिल की गायब होने की शिकायत आती है। तुरंत ही जय अपनी टीम को लेकर सुमन के घर पहुंच जाता है। जय वहां पहुंचते ही जान पाता है कि गायब बच्चों के पिता यानी अशोक एक लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, इसलिए केस बहुत ही सेंसिटिव है। जय पहले अशोक से मुलाकात करता है। मोना बताती है कि दोनों शाम 4:30 बजे रेडियो स्टेशन के लिए निकले थे। लगभग 4.5 घंटे बीत गए हैं, अभी तक उनका कोई सुराग नहीं। अशोक कहीं भी उनका पता नहीं लगा पाए। मजबूर होकर पुलिस को बताना पड़ा और ऐसा कभी नहीं हुआ, वो बिना बताए कभी कहीं नहीं जाते। जय पहले उनकी फोटो मांगता है, साथ ही जब शाम को वो निकले थे तो कौन सा कपड़ा पहना था सारी डिटेल्स इकट्ठा करता है। जय ये भी जानना चाह रहा था कि उनके जाने के बाद घर से कोई और चीज गायब हुई थी या नहीं। असल में जय अपना बस प्रोसीजर फॉलो कर रहा था, क्योंकि सारे एंगल से उसे जांच करनी होती है। लेकिन शुरुआती तौर पर जय अंदाजा लगा रहा था कि उनके शायद उन्हें किडनैप किया जा सकता है, इसलिए किसी भी समय शायद किडनैपर का कॉल आ जाएगा। अशोक का कहना है कि बच्चों को वापस पाने के लिए किसी भी डिमांड पर वो तैयार है। लेकिन इसी बीच हॉस्पिटल से कॉल आने पर अशोक और बाकी सब तुरंत हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहां एक्सीडेंट में मरे हुए 2 बच्चों की बॉडी मिली थी। लेकिन अशोक चेक करते हैं कि ये साहिल या सुमन कोई भी नहीं है। इसका मतलब अभी तक उनके बच्चों के जिंदा रहने की उम्मीद है। लेकिन एक पल के लिए अशोक के मन में लगा था कि वो शायद अपने बच्चों को खो चुके हैं। यहाँ से असल में 2 टाइम फ्रेम एक साथ दिखाए जाएंगे, एक दिल्ली में और दूसरा बॉम्बे में। तो सीन चला जाता है इस घटना के 8 दिन पहले बॉम्बे में।
जहाँ पर बाबू और रज्जो नाम के दो छोटे मोटे लुटेरों को दिखाया जाता है जो मामूली कुछ पैसों के लिए इंसानों को जख्मी करने में हिचकिचाहट नहीं करते हैं। वैसे ही थिएटर के वॉशरूम में वो एक आदमी पर हमला करते हैं, लेकिन उससे सिर्फ 6 रुपए लेकर ही उन्हें वहां से भागना पड़ता है। यहाँ उनके बारे में बता दूं कि रज्जो बाबू के साथ 2 साल से है। वो लाइफ में बड़ा बनना चाहता है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, जिस वजह से बाबू जब भी जो कहता है वो सब कुछ मान लेता है। लेकिन बाबू के ऐसे छोटे मोटे क्राइम की वजह से तरक्की तो हो नहीं पा रही थी, बल्कि कब पुलिस के हाथों पकड़े जाएंगे बस इसी बात का डर बना रहता था। इसीलिए रज्जो अब बाबू के कहने पर काम नहीं करना चाह रहा था। बाबू भी इसीलिए गुस्सा होकर रज्जो से कह देता है कि तू जहाँ दिल करे चला जा, खुद कुछ कर सके तो करके दिखा। इसलिए रज्जो चला जा रहा था, तभी बाबू उसे रोक लेता है और समझाता है कि असल में उन्हें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो दोनों जल्दी बड़े आदमी बन सकें। इसलिए बाबू रज्जो से कहता है कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे और देख मैं क्या करता हूँ। दूसरी तरफ प्रेजेंट समय में दिल्ली में जयप्रकाश की टीम राजा भिकारी नाम के एक आदमी को पकड़कर मारती पीटती है और सुमन और साहिल के बारे में पूछती है, क्योंकि उसका पहले भी किडनैपिंग का रिकॉर्ड रह चुका है। लेकिन वो बताता है कि पिछली बार पकड़े जाने के बाद से वो एकदम सुधर चुका है और अब वो ये सब काम नहीं करता। हालांकि वो बिरचू नाम के एक आदमी के बारे में बताता है जो बच्चों को किडनैप करके देश से बाहर बेच देता है। उसका अड्डा पास के ही एक जंगल में है जो ठीक रेडियो स्टेशन के एकदम पास में ही है। इसलिए जयप्रकाश अंदाजा लगाता है कि उस जंगल की तलाशी लेने पर शायद बच्चे मिल सकते हैं। पुलिस थाने से हथियार, जरूरी सामान और डॉग स्क्वाड लेकर रात के वक्त ही जयप्रकाश जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देता है। सीन फिर से बॉम्बे में चला जाता है, प्रेजेंट से 7 दिन पहले, जहां रज्जो और बाबू सड़क पर पार्क की गई एक फैंसी कार का शीशा तोड़कर उसे चुरा लेते हैं और एक घर में पहुंचते हैं। दरअसल बाबू के पास खबर थी कि इस घर के लोग कहीं बाहर घूमने गए हैं, इसलिए वो यहाँ लूटपाट करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं वहाँ उन्हें एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है जिसकी उन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी। इसलिए पहले वो दोनों उस बुजुर्ग को बांध देते हैं और घर का कीमती सामान पैक करने लगते हैं। तभी अचानक कुछ आवाज सुनकर रज्जो बाहर आता है और देखता है कि वो बुजुर्ग खुद को खोलने की कोशिश कर रहा था और वहाँ बाबू भी नहीं था। रज्जो डर कर एक छोटी मूर्ति हाथ में लेकर बाहर आता है और देखता है कि बाबू कार में बैठा है, लेकिन बाबू वहाँ अकेला नहीं था। उसने कार की पिछली सीट पर एक छोटे बच्चे को बांध कर रखा हुआ था। असल में वो बच्चा उसी बुजुर्ग का पोता था। बाबू कहता है घर का सामान चोरी करके उन्हें कितने पैसे मिलेंगे, लेकिन इस छोटे बच्चे को किडनैप करके इसके पिता से वो मोटी फिरौती वसूल कर सकते हैं। हालांकि रज्जो ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहता था और बच्चे को छोड़ना चाहता था, लेकिन बाबू इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। इसीलिए मजबूरी में रज्जो को भी उसकी बात माननी पड़ती है। इधर प्रेजेंट में जहाँ जयप्रकाश अपनी फोर्स के साथ जंगल में तलाशी ले रहा था, इसी बीच बहुत तेज बारिश होने लगती है जिसकी वजह से तलाशी का काम ठीक से हो नहीं पा रहा था। तभी कंट्रोल रूम से खबर आती है कि बच्चों को शाम के वक्त कैंटोनमेंट के आसपास देखा गया था। वहां के लोगों ने बताया कि एक सिख आदमी ने अपनी लाल रंग की स्कूटी पर उन दोनों बच्चों को लिफ्ट दी थी। इधर भारी बारिश के कारण डॉग स्क्वाड भी कुछ सूंघ नहीं पा रहा था, इसलिए मजबूरी में जयप्रकाश को तलाशी रोकनी पड़ती है। घर पर अशोक और मोना अभी भी सुमन और साहिल का इंतजार कर रहे हैं और इसी तरह पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह एक आदमी जंगल के रास्ते से अपनी भेड़ें लेकर जा रहा था, तभी उसे सुमन और साहिल की कटी फटी खून से लथपथ लाशें दिखाई देती हैं। खबरें मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती और आसपास के सबूत इकट्ठा करने का काम शुरू हो जाता है। सुमन और साहिल की इतनी बेरहमी से हत्या की गई थी कि उनके पूरे शरीर और सिर पर चोट के निशान थे। उनके बदन पर किसी धारदार चीज से कुल 17 जगह वार किया गया था। जहां लाशें मिली थी ठीक वहीं पास में सुमन का दुपट्टा और साहिल के खून से सने हुए जूते मिलते हैं। साथ ही एक कार का रियर व्यू मिरर भी मिलता है। चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने बच्चों को आखिरी बार स्कूटी पर देखा था, लेकिन इस शीशे के मिलने से लगता है कि यहाँ कोई कार भी आई थी। खबर पाकर एसपी भी मौके पर आ जाते हैं। जयप्रकाश एसपी को बताता है कि उनके पास जो फोटो थी और कपड़ों की जो डिटेल थी, ये लाशें उन्हीं दोनों गायब बच्चों की हैं। रात को बहुत तेज बारिश हुई थी, इसलिए लैब की रिपोर्ट आने से पहले कुछ भी साफ साफ कहना मुश्किल है। पुलिस को अब तक हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार नहीं मिला और तलाश अभी भी जारी है। जयप्रकाश का मानना है कि ये कोई मामूली किडनैपिंग का केस नहीं है, क्योंकि अगर किडनैपिंग होती तो वो मोटी रकम वसूलने के लिए बच्चों को जिंदा रखते हैं। उन्हें इस तरह मारते क्यों? किसी एक आदमी का काम नहीं बल्कि एक से ज्यादा लोगों का काम है। तभी वहाँ प्रेस के कुछ लोग आ जाते हैं, लेकिन एसपी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल वो इस खबर को ना छापें। उन प्रेस वालों में निसार नाम की एक रिपोर्टर भी दिखाई देती है। बच्चों की खबर सुनकर अशोक वहाँ पहुँचते हैं और अपनी आंखों के सामने अपने 2 मासूम बच्चों की ये हालत देखकर पूरी तरह टूट जाते हैं।
जबकि चश्मदीदों ने लाल रंग की स्कूटी की बात कही थी। इसलिए पुलिस शहर के उन सभी सिख लोगों को थाने लाकर पूछताछ शुरू करती है जो लाल स्कूटी चलाते हैं। इसी पूछताछ के दौरान डॉक्टर जसप्रीत सिंह बागा नाम के एक डॉक्टर बताते हैं कि कल जब वो अपनी क्लिनिक से निकलकर डॉक्टरों की एक कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, तब इन दोनों बच्चों ने उनकी स्कूटी से लिफ्ट ली थी। उन्होंने दोनों बच्चों को पोलो क्लब बस स्टॉप पर ड्रॉप कर दिया था और खुद कॉन्फ्रेंस के लिए चले गए, क्योंकि रेडियो स्टेशन का रास्ता दूसरी तरफ था। ये घटना शाम 5 बजे से 5:15 बजे के बीच की थी। डॉक्टर के इस जानकारी के बाद जहां उन्होंने बच्चों को छोड़ा था और जहां बच्चों की लाश मिली थी, वहां जाने के 3 रास्ते थे। इसलिए जयप्रकाश उन तीनों रास्तों पर पेट्रोलिंग बढ़ाने को बोलता है ताकि शायद किसी ने बच्चों को वहां से किसी के साथ जाते हुए देखा हो। इधर पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद सुमन और साहिल की लाशें घर लाई जाती हैं, लेकिन मोना अपने बच्चों के बॉडी देखकर इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाती कि ये उसके बच्चे हैं। वो सबके सामने अशोक से कहती है कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, तुम रोना बंद करो और मेरे बच्चों को ढूंढो, वो अभी भी जिंदा होंगे। अशोक समझ जाता है कि बच्चों को खोने के सदमे में मोना एकदम ट्रॉमा में चली गई है। इसके बाद दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। यहाँ से सीन 6 दिन पहले बॉम्बे में जाती है, जहाँ बाबू को दिखाया जाता है जिस बच्चों को किडनैप किया था। उसके पिता को फोन करके बोलता है कि आज शाम 4 बजे धोबी घाट पर 2 लाख रुपए लेकर पहुंच जाना। बाबू उस बच्चे के पिता को फोन पर यह धमकी भी देता है कि अगर उसने पुलिस की मदद लेने की कोशिश की तो वो उसके बेटे के हाथ पैर काट कर उसे भेज देगा, क्योंकि पैसे शाम तक मिलने वाले थे। इसलिए बाबू अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है। बाबू की गर्लफ्रेंड का नाम मीना है, जो किंग्स चार्ल्स मेमोरियल हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करती है। बाबू वहाँ मीना को बताता है कि आज शाम तक उसके हाथ में बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और इसके बाद वो दोनों शादी कर लेंगे। ये कहते हुए बाबू उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन मीना उसे रोक देती है क्योंकि वो एक हॉस्पिटल था और वहाँ उन्हें कोई भी देख सकता था। इसलिए बाबू उसे रात को बीच पर मिलने के लिए बोलता है जहाँ कोई नहीं होगा। लेकिन मीना को शक होता है और वो पूछती है पैसों के लिए उसने कोई गलत काम तो नहीं किया। इस पर बाबू उसे साफ कह देता है पैसे कहाँ से आए और कैसे आए ये सब तुम्हें देखने की जरूरत नहीं, बस तुम पैसों का मजा लो। दूसरी तरफ रज्जो अभी भी जिमी नाम के उस बच्चे को अपनी कस्टडी में रखा हुआ था। तभी अचानक जिमी बोलता है कि उसे टॉयलेट जाना है। रज्जो उसे पास के रेलवे ट्रैक पर ले जाता है, जहां मौका पाकर जिमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन रज्जो किसी तरह उसे दोबारा पकड़ लेता है और लाकर बांध देता है। शाम को जैसा कि बाबू ने जिमी के पिता से कहा था, वो तय जगह पर 2 लाख रुपए लेकर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही बाबू पैसे उठाने जाता है, पुलिस चारों तरफ से आकर उसे घेर लेती है। बाबू किसी तरह पैसों से भरा बैग वहीं छोड़कर पुलिस के चंगुल से भाग निकलता है। अब सीन प्रेजेंट समय में दिल्ली के फॉरेंसिक लैब में आता है, जहां जयप्रकाश फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर बिस्वाजीत से मिलता है। डॉक्टर साहिल और सुमन के कपड़ों की जांच करने के बाद जयप्रकाश को बताते हैं कि बच्चों पर किसी छोटी छुरी से नहीं बल्कि किसी भारी चीज जैसे कि तलवार से हमला किया गया था। डॉक्टर का यह भी मानना है कि बच्चों को कहीं और मारकर लाशों को यहाँ लाकर फेंका गया था, क्योंकि घसीटने की वजह से साहिल की बॉडी पर कई जगह रगड़ के निशान थे। वहीं सुमन की मौत सिर पर किसी भारी लोहे की रॉड से वार करने के कारण हुई थी। अब ये देखना बाकी था कि क्या सुमन के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था या नहीं। इसके अलावा क्राइम सीन से जो कार का जो रियर व्यू मिरर मिला था, उस पर हरे रंग के पेंट के कुछ अंश मिले थे। इसका मतलब साफ था कि कार पक्का हरे रंग की थी। ये पता चलते ही जयप्रकाश तुरंत थाने फोन करके सबको ग्रीन कलर की कार ढूंढने के लिए बोल देता है। रात के वक्त पुलिस नाकाबंदी करके अलग अलग कारों की तलाशी ले रही थी। तभी थाने से खबर आती है कि एसपी खुद पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। ये सुनते ही जयप्रकाश थाने आता है और दिखता है कि उसके पिता घनश्याम एसपी को मटन करी खिला रहे थे। ये कोई नई बात नहीं थी, जब घनश्याम नौकरी में थे तब से ही सीनियर्स को खुश रखना उनकी आदत थी। लेकिन जयप्रकाश को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता सीनियर्स की चापलूसी करके उनका फेवर पाना चाहते हैं। तभी एसपी जयप्रकाश को बताते हैं कि आईजी ने उन्हें बुलाया था और इस केस को लेकर उन पर बहुत ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए कल से इंस्पेक्टर चौहान इस केस की जिम्मेदारी संभालेंगे। इंस्पेक्टर कहता है सर, मैंने सिर्फ 24 घंटे के अंदर इतनी सारी चीजें ढूंढ निकाली है, यहाँ तक कि कार का रंग भी पता कर लिया। लेकिन एसपी बोलते हैं ये काफी नहीं है, कार कहाँ है और अभी तक मर्डर वेपन भी नहीं मिला। सरकार और जनता सिर्फ रिजल्ट चाहती है, प्रोग्रेस नहीं। वो आगे कहते हैं कि जो इस काम के लायक है उसे ही करने दो, इसमें क्या दिक्कत है। हालांकि एसपी
जयप्रकाश की तकलीफ समझ रहे हैं कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। इसलिए जाते जाते वो जयप्रकाश को समझाते हैं कि आगे तुम्हारी प्रमोशन की परीक्षा है, तुम अगर पढ़ाई पर ध्यान दो और एग्जाम पास करके अपनी काबिलियत साबित करो, फिर सब ठीक हो जाएगा। सीन वापस बॉम्बे की तरफ जाता है। शाम को पुलिस के चंगुल से किसी तरह बचकर लौटने के बाद बाबू गुस्से में जिम्मी को मारने के लिए दौड़ता है, क्योंकि उसका मानना था कि जिम्मी के पिता ने उसके साथ डबल गेम खेला था। लेकिन रज्जो किसी भी कीमत पर जिम्मी को हाथ तक लगाने नहीं देता। इस बात को लेकर दोनों के बीच हाथापाई और मारपीट शुरू हो जाती है। गुस्से में आकर बाबू एक बोतल उठाकर रज्जो के सिर पर दे मारता है, जिससे गुस्सा होकर रज्जो उसका गला दबा देता है। बाबू को समझ आ जाता है कि वो ताकत में रज्जो से जीत नहीं पाएगा, इसलिए वो हार मान लेता है और कहता है ठीक है, अब से रज्जो जो कहेगा वही होगा और वो उस बच्चे को कुछ नहीं करेगा। इस शर्त पर रज्जो उसे छोड़ देता है। लेकिन जिम्मी इस सब से इतना ज्यादा डर गया था कि वो रोते हुए लगातार बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो। बाबू उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटा बच्चा था और बहुत गहरे खौफ में था। आखिरकार बाबू अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और पास रखी एक तेज चाकू उठाकर जिम्मी की हत्या कर देता है। खून करने के बाद बाबू को होश आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो रज्जो के सामने रोते हुए कबूल करता है कि गुस्से में उसका दिमाग काम नहीं करता और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जब मर्डर हो चुका है तो वो कभी भी पकड़े जा सकते हैं। इसीलिए वो तय करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें ये शहर छोड़कर भागना होगा। यहाँ प्रेजेंट में उस रिपोर्टर निसार को दिखाया जाता है। रात के वक्त जब वो हॉस्टल लौटती है तो देखती है कि जयप्रकाश वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ पता चलता है कि जयप्रकाश और निसार काफी समय से रिलेशनशिप में है। एसपी इस केस की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर चौहान को दे रहे हैं। इस वजह से जयप्रकाश का दिल बहुत छोटा हो गया है और उसका मन काफी खराब है। इसी वजह से वो निसार से मिलने आया था। जयप्रकाश अपनी सारी बातें निसार के साथ शेयर करता है। उसके हाथ में अब सिर्फ आज की ये आखिरी रात बची है। क्या एक रात में केस सॉल्व करना मुमकिन है? लेकिन जयप्रकाश फैसला करता है, जब उसने इस केस के पीछे इतनी मेहनत की है तो एक रात और सही, एक रात और मेहनत करने से क्या बिगड़ जाएगा। इसलिए जयप्रकाश अपनी जेब से सुमन और साहिल की एक हंसती हुई फोटो निकालकर निसार को देता है। वो निसार से बोलता है कि वो अपने अखबार में उनकी ये हंसती हुई फोटो छापे, ताकि लोग उन बच्चों का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा ही याद रखें। दूसरी तरफ अपने दोनों बच्चों को खोने के बाद मोना की दिमागी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। जैसा कि पहले बताया था, वो बेहद सदमे में चली गई थी। उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दोनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो घर पर बैठकर चुपचाप स्कूल के बच्चों की एग्जाम कॉपीज चेक कर रही थी। उसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि उसके दो बच्चों का इतनी बेरहमी से मर्डर हुआ है। इधर जयप्रकाश रात के वक्त अकेला ही उसी मर्डर स्पॉट पर जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि अगर इस आखिरी रात में उसे कोई नया सुराग मिल जाए तो बात बन सकती है। वहाँ छुपकर वो देखता है कि बच्चों के पिता कर्नल अशोक भी वहाँ अकेले खड़े हैं। अशोक अपने बच्चों को खो चुके हैं और बहुत दुखी हैं। अशोक कहते हैं कि ये इतनी सुनसान और शांत जगह है कि यहाँ मेरे दोनों बच्चे दर्द से चिल्लाए होंगे, लेकिन उनकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची। अशोक के जाने के बाद जयप्रकाश जब अपनी जीप लेकर लौट रहा होता है तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। अचानक जीप के सामने एक हिरन आ जाता है। जयप्रकाश जैसे ही जोर से ब्रेक मारता है, उसकी नजर पास के जंगल में जाती है, जहाँ एक हरे रंग की कार खड़ी थी। कार को देखकर साफ लग रहा था कि वो सड़क से फिसलकर नीचे खाई या जंगल में गिरी है। उस कार के अंदर खून के धब्बे भी लगे हुए थे। इसका मतलब बच्चों का खून करने के लिए इसी कार का इस्तेमाल किया गया था। जब उस कार को फॉरेंसिक लैब लाया जाता है तो जांच में कार के अंदर 4 लोगों के फिंगरप्रिंट मिलते हैं। इनमें से 2 फिंगरप्रिंट तो उन्हीं दोनों बच्चों के थे, लेकिन बाकी के 2 फिंगरप्रिंट में से एक आदमी के हाथ का फिंगरप्रिंट बहुत ही धुंधला था, जिसका कारण समझ नहीं आ रहा था। कार के अंदर जो खून मिला उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि वो खून किसका है। ये तो सिर्फ कार की बात थी। पुलिस को उस कार के अंदर मर्डर वेपन भी मिल जाता है। वो हथियार ब्रिटिश जमाने की एक पुरानी तलवार थी, जिसके ऊपर उसके मालिक का नाम भी लिखा हुआ था, श्री मोहन लाल सोढ़ी। अब तक के केस में ये सबसे बड़ी लीड थी, क्योंकि जयप्रकाश ने सिर्फ एक रात के अंदर इतना बड़ा सुराग ढूंढ निकाला था। इसलिए वो एसपी से थोड़ा और वक्त मांगता है। एसपी पर भी ऊपर से बहुत दबाव था, इसलिए वो सब कुछ सोचते हुए जयप्रकाश को केस सॉल्व करने के लिए 48 घंटे का समय और दे देते हैं। सीन अब इस घटना से 4 दिन पहले का दिखाया जाता है, जहां बाबू और रज्जो बॉम्बे से उस कांड के बाद वहां से भागकर दिल्ली आ चुके हैं। वो यहाँ के एक आश्रम में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। रज्जो गौर करता है कि बॉम्बे में छोटे बच्चे जिमी का मर्डर करने के बाद भी बाबू एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि उसने क्या किया है। तब बाबू रज्जो को समझाता है कि बचपन से ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने की बीमारी है। वो अपने पिता को तो जानता भी नहीं है और उसकी माँ आग में जलकर मर गई। उस हादसे में बाबू का एक हाथ भी बुरी तरह जल गया था। यहाँ हमें समझ आता है कि उस कार के अंदर जो फिंगरप्रिंट धुंधला था वो दरअसल बाबू का ही था, क्योंकि उसका हाथ जला
होने के कारण उसकी हथेली के निशान कार पर साफ नहीं छपे थे। इसका मतलब साफ है कि सुमन और साहिल के मर्डर के पीछे पक्का बाबू और रज्जो का ही हाथ है। बाबू अपने अतीत की यह कहानी सुनाने के बाद रज्जो से वादा करता है कि वो अब से सुधर जाएगा, अच्छे रास्ते पर चलेगा और रज्जो जैसा कहेगा वैसा ही करेगा। रज्जो उसे बताता है कि यहाँ दिल्ली में उसका एक दोस्त है जो एक 5 स्टार होटल में सिंगर है। वो शायद उन्हें यहाँ रहने या कोई काम ढूंढने में मदद कर सकता है, इसलिए वो दोनों उस सिंगर दोस्त से मिलने का प्लान बनाते हैं। उधर सुमन और साहिल के स्कूल में दोनों बच्चों की आत्मा की शांति के लिए एक प्रार्थना सभा रखी गई थी। तभी वहाँ अचानक मोना पहुंच जाती है। मोना को वहाँ इस हालत में देखकर स्कूल के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मोना का बर्ताव एकदम नॉर्मल था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ कर्नल अशोक अपने बच्चों के कातिलों का पता लगाने के लिए पुलिस के भरोसे न बैठकर एक प्राइवेट डिटेक्टिव को काम पर रख लेते हैं। इधर पुलिस को उस मर्डर वेपन यानी तलवार पर लिखे नाम का पता मिल जाता है। पुलिस जब उस पते पर पहुंचती है तो उन्हें मालूम पड़ता है कि उस आदमी की दुकान यहाँ पहले थी तो सही, लेकिन वो बहुत साल पहले मर चुका है। उसका एक बेटा है जिसका नाम बल्लू है। बल्लू ने अपनी वो दुकान और घर एक दूसरे आदमी को बेच दिया था। ये भी पता चलता है कि बल्लू गे था और उसका धनी राम नाम के एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, जिसे लेकर उस इलाके में काफी विवाद और हंगामा भी हुआ था। लेकिन इस वक्त बल्लू कहाँ है और क्या करता है, इसकी जानकारी कोई भी नहीं दे पाता। सीन प्रेजेंट समय से 4 दिन पहले का दिखाया जाता है, जहाँ रज्जो अपने दोस्त प्यारे मोहन से मिलने के लिए बाबू को लेकर आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि प्यारे मोहन असल में एक लोकल बार में डुएट सिंगर के रूप में काम करता है। वहाँ एक आदमी हमेशा प्यारे के पीछे पड़ा रहता है और जब भी मौका मिलता है उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। बार का प्रोग्राम खत्म होने के बाद प्यारे उन दोनों को अपने घर लेकर आ जाता है। इधर प्रेजेंट में देखते हैं रिपोर्टर निसार एक घर में जाकर अपने सीनियर एडिटर से मिलती है। निसार इस केस से जुड़ी खबरें छापने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे इसका कोई क्रेडिट नहीं दिया जा रहा था। एडिटर का कहना था कि निसार ने अब तक जो भी जानकारी जुटाई है वो काफी नहीं है, इसलिए अगर वो कोई नया सुराग ढूंढकर लाती है तब वो इस बारे में सोचेगा। दूसरी तरफ जयप्रकाश जब अपने घर लौटता है तो देखता है कि उसकी बुआ और फुफेरी बहन उसके घर आई हुई है। उनसे बात करने के बाद जब वो थाने के लिए निकल रहा होता है तो उसके पिता घनश्याम बताते हैं कि वो एसपी को खाना खिलाने गए थे। जयप्रकाश को पिता की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। घनश्याम उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि पुलिस में सबको हाथ में लेकर चलना पड़ता है, लेकिन जयप्रकाश गुस्से में कहता है कि मुझे बहुत मुश्किल से एक बड़ा केस मिला था, आप इस तरह सभी ऑफिसर्स को खाना खिलाकर मुझे सबका मजाक मत बनाइए। इसके बाद फिर से फ्लैशबैक में देखते हैं रज्जो और बाबू उस सिंगर प्यारे के घर पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी बातों बातों में प्यारे बताता है कि वो पहले एक वेटर का काम करता था, लेकिन बाद में उसने सिंगिंग शुरू कर दी। वो रज्जो के बारे में भी बताता है कि रज्जो की एक बहन थी जिसकी शादी बहुत पहले हो चुकी है। साथ ही वो एक दर्दनाक बात बताता है कि बचपन में एक डॉक्टर ने सर्जरी करते वक्त गलती से रज्जो का अंडकोश काट दिया था, जिसकी वजह से लोग उसे हिजड़ा कहकर चिढ़ाते थे। इसके बाद जब रज्जो खुद प्यारे के बारे में बात करने लगता है तो प्यारे गुस्से में बल्लू चुड़ाने वाला का नाम लेता है जो हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था। प्यारे की बातों से बाबू को पता चलता है कि ये बल्लू बहुत अमीर आदमी है। बाबू के दिमाग में लालच आता है कि अगर वो उसके यहाँ जाएं तो शायद बहुत सारा पैसा हाथ लग सकता है। फिर प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ फॉरेंसिक डॉक्टर विश्वजीत इंस्पेक्टर जयप्रकाश को लैब में उसी हरी कार के पास बुलाते हैं। वो बताते हैं कि कार की पिछली सीट पर जो खून मिला उसे साफ साबित होता है कि दोनों बच्चे पीछे की सीट पर बैठे थे, लेकिन कार की अगली सीट पर जो खून के निशान है उससे पता चलता है कि बच्चों पर पीछे से बार बार वार किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रंट सीट के स्टीयरिंग व्हील पर भी खून लगा था जो उन बच्चों का नहीं था। डॉक्टर विश्वजीत अंदाजा लगाते हैं कि कार के अंदर बच्चों और कातिलों के बीच बहुत ही भयानक लड़ाई हुई थी। जब पीछे से बच्चों पर वार किया जा रहा था तो बच्चों ने भी पलटकर आगे बैठे शख्स पर हमला किया था, जिससे कि वो जख्मी हो गया था। क्योंकि आगे बैठा अपराधी बुरी तरह लहूलुहान था, इसीलिए वो पक्का इलाज के लिए किसी न किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास तो जरूर गया होगा। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। निसार जब जयप्रकाश से मिलने थाने पहुंचती है तो जयप्रकाश अपनी टीम के साथ किसी जांच के लिए बाहर निकल रहा होता है, इसलिए निसार थाने में ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल सिंह के साथ कुछ बातें करके नई जानकारी निकालने की कोशिश करती है। लेकिन पुलिस को सख्त निर्देश थे कि पत्रकारों के साथ कोई भी खबर शेयर नहीं करनी है, इसीलिए निसार वहां से जाने लगती है। तभी कांस्टेबल सिंह के पास एक अर्जेंट कॉल आती है और वो अपनी बाइक लेकर निकलने लगता है। निसार को अकेला देखकर वो उसे अपनी बाइक पर लिफ्ट दे देता है। रास्ते
ऐसे में बातों बातों में सिंह इस केस से जुड़ी अब तक की सारी प्रोग्रेस और गुप्त जानकारियां निसार को बता देता है। इधर जयप्रकाश की टीम एक हॉस्पिटल में डॉक्टर से पूछताछ करती है। डॉक्टर बताते हैं कि घटना वाली रात दो घायल आदमी इलाज के लिए हॉस्पिटल आए थे। पहले उन्होंने कहा कि आपस में मारपीट हुई है, फिर कहने लगे कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उनके घाव देखकर डॉक्टर को समझ आ गया था कि वो झूठ बोल रहे हैं। इलाज के बीच ही वो दोनों अचानक हॉस्पिटल से भाग गए थे। डॉक्टर आगे हुलिया बताते हैं कि उनमें से एक लंबा था और दूसरा लगभग 5.5 फीट का। एक आदमी का हाथ भी जला हुआ था और उसकी बोली से लग रहा था वो शहर से बाहर का रहने वाला है। डॉक्टर को जब शक हुआ तो उन्होंने उसी रात पुलिस स्टेशन भी फोन किया था। उस रात थाने में कल्पेश राठौर नाम के कांस्टेबल ने फोन उठाया था, लेकिन राठौर ने इसे मामूली बात समझकर इसकी कोई डायरी या रिपोर्ट नहीं लिखी थी। पकड़े जाने पर राठौर बताता है कि उन दोनों ने खुद को दोस्त बताया था और कहा कि कहीं जाते समय एक्सीडेंट हो गया। वो गरीब लोग थे और पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, इसीलिए उसने उन्हें जाने दिया। हालांकि राठौर ने डायरी में उनके नाम लिखे हैं, एक का नाम प्यारे कुमार और दूसरे का नाम मोहन कुमार। साथ ही प्यारे के घर का पता भी लिखा हुआ था, यानी उस रात बाबू और रज्जो ने पुलिस से अपना झूठ नाम बोला था। राठौर ये भी याद दिलाता है कि उस रात हॉस्पिटल में बहुत भीड़ थी और जब उसकी उन दोनों से बातें हो रही थी तब खुद जयप्रकाश भी उस हॉस्पिटल में मौजूद था। ये वही समय था जब कर्नल अशोक एक्सीडेंट वाले बच्चों की लाशें देखने हॉस्पिटल आए थे। सीन एक बार फिर से 4 दिन पहले का दिखाया जाता है। प्यारे से उस अमीर आदमी बल्लू के बारे में जानने के बाद बाबू और रज्जो उस सिंगर प्यारे को लेकर बल्लू के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि बार में जो आदमी प्यारे के साथ बदतमीजी कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि यही बल्लू था। बाबू वहां जाकर बल्लू को एक ऑफर देता है कि तुम मुझे 1000 रुपए दो, उसके बदले में तुम प्यारे के साथ जो चाहो वो कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ बात इतनी बिगड़ जाती है कि बाबू और बल्लू के बीच हाथापाई और मारपीट शुरू हो जाती है। तभी रज्जो पीछे से आकर बल्लू के सिर पर जोर से वार कर देता है। ये सब देखने के बाद प्यारे डर के मारे वहां से भाग जाता है। बाबू और रज्जो तब बल्लू को रस्सी से बांध देते हैं। इसके बाद वो बल्लू के घर की तलाशी लेते हैं, जहाँ कीमती तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन दीवार पर टंगी बल्लू के पिता की पुरानी तलवारें उन्हें मिल जाती हैं। प्रेजेंट में पुलिस प्यारे के घर पर रेड मारती है, जहाँ उन्हें ठीक वैसे ही एक और तलवार मिलती है जिस पर बल्लू के पिता का नाम लिखा हुआ था। इससे जयप्रकाश को समझ आता है कि वो दोनों अपराधी यही थे। दूसरी तरफ उस रात बाबू और रज्जो उस घर से जो कुछ भी मिला उसे लेकर बाहर आते हैं तो देखते हैं प्यारे भाग चुका है। तब वो जाते जाते रास्ते में पार्क की हुई एक हरे रंग की कार चुराकर भाग जाते हैं। प्रेजेंट समय में रिपोर्टर निसार अब सलीम नाम के एक दूध वाले से मिलती है। सलीम बताता है कि घटना के दिन शाम को जब वो साइकिल से दूध देने जा रहा था तब उसने सुमन और साहिल को उस हरी कार में जबरदस्ती ले जाते हुए देखा। कार के शीशे पर बच्चों के हाथ का खून देखकर वो उन्हें बचाने दौड़ा था, लेकिन अचानक कार रुक भी गई थी। लेकिन सलीम के बहुत कोशिश करने पर भी कार का कोई दरवाजा नहीं खुला। आखिर में कार ने उसे टक्कर मारी और वो वहां से भाग निकला। भारी बारिश के कारण वो अंदर बैठे दोनों लोगों के चेहरे देख नहीं पाया था। इस घटना के बाद उसने अपने बड़े भाई को थाने भेजा था ताकि बच्चों को बचाया जा सके, लेकिन पुलिस ने उसकी बात को अहमियत ही नहीं दी। उसने हेल्पलाइन नंबर पर भी 4 बार कॉल किया था पर कोई जवाब नहीं मिला। सलीम का मानना था कि अगर पुलिस लापरवाही नहीं करती तो आज सुमन और साहिल जिंदा होते हैं। इधर थाने में कांस्टेबल राठौर की मदद से बाबू और रज्जो के स्केच तैयार किए जाते हैं। जब ये स्केच प्यारे के मकान मालिक को दिखाए जाते हैं तो वो उन्हें पहचान नहीं पाता। वो बताता है कि प्यारे और मोहन कोई दो अलग लोग नहीं बल्कि उसका पूरा नाम प्यारे मोहन है और वो अकेला ही किराए पर रहता था। प्यारे ने उसे बस इतना बताया था कि वो पास के एक बार में सिंगर का काम करता है। पुलिस मकान मालिक की मदद से अब प्यारे की भी एक स्केच तैयार कर लेती है। जहां पहले पुलिस सिर्फ 2 लोगों पर शक कर रही थी, अब 4 नाम सामने आ चुके थे। दूसरी तरफ सलीम से पुलिस की लापरवाही की बात जानने के बाद निसार अपने अखबार की हेडलाइन में पुलिस की इस गलती को छाप देती है। इस खबर को देखकर जयप्रकाश को बहुत बुरा लगता है कि निसार ने ऐसा किया, क्योंकि केस को लेकर उस पर पहले से ही बहुत प्रेशर था। इस बीच बल्लू के साथ अफेयर रखने वाले धनी राम का पता चल जाता है। जयप्रकाश जब उसे मिलता है तो धनी राम कबूल करता है कि पहले उनका रिश्ता था, लेकिन अब वो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। वो बल्लू से महीने में बस 1-2 बार मिलता था और इस वक्त बल्लू कहाँ है उसे नहीं पता। हालांकि वो बल्लू के घर का पता दे देता है। जैसे ही पुलिस बल्लू के घर पहुंचती है उन्हें समझ आता है कि घर में लड़ाई हुई थी। तभी अंदर के कमरे में बहुत ही गंदी बदबू आती है। जब पुलिस उस बदबू का पीछा करते हुए अंदर जाती है तो एक लकड़ी के बक्से के अंदर से बल्लू की आधी सड़ी हुई लाश मिलती है। जयप्रकाश दीवार की तरफ देखता है तो समझ जाता है कि यहाँ से तलवारें गायब हैं, यानी कि उन बदमाशों ने ही
ही बल्लू का मर्डर किया है। धनीराम को अपराधियों के स्केच दिखाए जाते हैं पर वो उन्हें पहचान नहीं पाता। वो बस इतना बताता है कि बल्लू ज्यादातर समय एक लोकल बार में बिताता था, लेकिन वो बार कौन सा था ये उसे नहीं पता। इधर बाबू और रज्जो इस बात से परेशान थे कि उन्होंने बल्लू को तो मार दिया, लेकिन ये सब करते हुए उन्हें प्यारे ने देख लिया था। प्यारे कभी भी पुलिस को बता सकता था, इसीलिए वो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। इसीलिए बाबू और रज्जो उसे बार में जाते हैं और प्यारे को वहां से उठा ले जाते हैं। प्रेजेंट में जब बल्लू की लाश वाले बॉक्स को फॉरेंसिक लैब में टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि उसे 4-5 दिन पहले ही चोट पहुंचाई गई थी, लेकिन उसकी मौत 3 दिन पहले हुई थी, यानी कि उसे जख्मी करके उस बॉक्स में बंद कर दिया गया था। उस बॉक्स पर 2 लोगों के फिंगरप्रिंट मिले हैं जो कार और मर्डर वेपन से मिले फिंगरप्रिंट से बिल्कुल मैच कर रहे थे, लेकिन सिंगर प्यारे का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा। डॉक्टर से बात करके जब जयप्रकाश बाहर निकल रहा होता है तो उसकी मुलाकात निसार से होती है। अखबार में पुलिस के खिलाफ खबर छापने की वजह से जयप्रकाश उससे नाराज था। निसार उसे समझाती है कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रखो, सच दिखाना मेरा काम है। इसी बीच हॉस्पिटल से खबर आती है कि जयप्रकाश के पिता घनश्याम रिक्शे से गिर गए थे। जयप्रकाश तुरंत हॉस्पिटल भागता है। गिरने की वजह से हाथ में मामूली चोट आई थी पर डॉक्टर कहते हैं कुछ दिन आराम करना होगा। जयप्रकाश अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि वो एक बहुत ही जरूरी केस में फंसा है, इसलिए वो अपना ध्यान रखें। घनश्याम बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा था। इस बात पर बाप बेटे की बहस हो जाती है। जयप्रकाश कहता है कि वो काम के प्रेशर में है, तो घनश्याम जवाब देते हैं कि मैंने भी 30 साल कांस्टेबल की नौकरी की है और साथ ही तुम्हारा पिता होने का फर्ज भी निभाया। तुम मुझे काम मत सिखाओ, तुम अपना काम करो, मैं अपना देख लूंगा। तभी थाने से खबर आती है कि प्यारे वाले बार का पता चल गया है। जयप्रकाश तुरंत अपनी टीम के साथ उस बार में पहुंचता है। जब वहां बाबू और रज्जो का स्केच दिखाया जाता है तो बार के लोग बताते हैं कि ये दोनों तो 3 दिन पहले खुद को अंडरकवर पुलिस बताकर प्यारे को अपने साथ उठाकर ले गए। इधर बल्लू की लाश मिल चुकी थी और प्यारे मोहन को गायब हुए 3 दिन हो चुके थे, इसलिए पुलिस अब अंदाजा लगा रही है कि शायद उन बदमाशों ने प्यारे मोहन का भी मर्डर कर दिया होगा। तभी कहानी में 3 दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब बाबू और रज्जो सिंगर प्यारे को किडनैप करके जंगल में ले गए थे और उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। रज्जो लगातार बाबू को समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्यारे उसका बचपन का दोस्त है और वो वैसे ही बहुत डर गया है और किसी से कुछ कहेगा नहीं, लेकिन बाबू कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। ठीक तभी बाबू की नजर पास में बात कर रहे एक लड़के लड़की पर पड़ती है। वो लड़की सड़क पर आइसक्रीम देखकर खाने की जिद करती है और जब लड़का आइसक्रीम लेने जाता है तो बाबू उस लड़की को पकड़कर वहां से ले आता है। बाबू अब प्यारे से बोलता है तेरी वजह से हमें बल्लू को मारना पड़ा, इसलिए अब तू हमारे लिए इस लड़की को जान से मारेगा। दरअसल बाबू उसका मुंह बंद रखने के लिए प्यारे से ही मर्डर करवाना चाहता था, लेकिन प्यारे किसी भी कीमत पर मारने को तैयार नहीं होता। आखिर में बाबू खुद उस लड़की को मारने का फैसला करता है, लेकिन तभी वहां पुलिस का एक कांस्टेबल आ जाता है। पुलिस को देखकर वो सब भागने की कोशिश करते हैं पर प्यारे को समझ आ जाता है कि वो पुलिस के पास ज्यादा सुरक्षित रहेगा, इसलिए वो भागकर उस कांस्टेबल के सामने सरेंडर कर देता है। फिर प्रेजेंट में देखते हैं माँ मोना स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन उनकी दिमागी हालत देखकर बच्चे उन्हें पागल समझ रहे थे। स्कूल के प्रिंसिपल मोना को अलग से बुलाते हैं और उन्हें तुरंत अपने घर जाने को बोलते हैं। मजबूरी में मोना को स्कूल से निकलना पड़ता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। रास्ते में एक कपल अपनी कार से जा रहे थे। वो मोना को भीगते देख लिफ्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोना उल्टा गुस्सा होकर उनकी कार पर ईंट दे मारती है। इस वजह से मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है, लेकिन जब उस कपल को पता चलता है कि मरे हुए बच्चे सुमन और साहिल की माँ यही है तो वो अपना केस वापस ले लेते हैं और मोना से माफी मांगकर उन्हें घर भेज देते हैं। दूसरी तरफ कर्नल अशोक ने जिस प्राइवेट डिटेक्टिव को काम पर रखा था वो उन्हें एक ऐसी रिपोर्ट लाकर देता है जिसे देखकर एक पिता के रूप में अशोक के तो होश उड़ जाते हैं। ये असल में सुमन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी जिसमें साफ लिखा था कि मर्डर से पहले सुमन के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। ये सच्चाई जानने के बाद अशोक का गुस्सा और दुख बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। इधर जयप्रकाश की टीम को खबर मिलती है कि सिंगर प्यारे को पास के ही एक पुलिस स्टेशन में बंद करके रखा गया है। वो तुरंत उसे मिलने पहुंचते हैं। जैसे ही प्यारे को उन दोनों बदमाशों के स्केच दिखाए जाते हैं वो डर कर चिल्ला उठता है कि ये दोनों मुझे मार डालेंगे। प्यारे के मुंह से ही पुलिस को बाबू और रज्जो के असली नाम पता चलते हैं। इसके बाद प्यारे सब कुछ सच सच उगल देता है कि वो कैसे बॉम्बे से यहाँ आए और उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन जब जयप्रकाश उससे सुमन और साहिल के मर्डर के बारे में पूछता है तो प्यारे साफ कह देता है सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जब पुलिस पूछती है कि वो दोनों इस वक्त कहाँ छिपे हो सकते हैं तो प्यारे बताता है रज्जो की बहन की शादी सोनीपत में हुई थी, वो शायद वहीं गए होंगे। इसके बाद कहानी में एक बार फिर उस दिन का सीन दिखाया जाता है। जंगल में कांस्टेबल को चकमा देकर बाबू और रज्जो कार लेकर भाग रहे थे। तभी उन्होंने बस स्टॉप पर सुमन और साहिल को देखा था और वहीं से उन्होंने उन्हें किडनैप करने का प्लान बनाया था। फिर सीन
उसी रात का दिखाया जाता है जहां बाबू और रज्जो दोनों कार के अंदर जख्मी हालत में थे। बच्चों के साथ कार में क्या हुआ था ये धीरे धीरे साफ होता है। बाबू चोट की वजह से ढंग से ड्राइव नहीं कर पा रहा था और अचानक कंट्रोल खोने से कार उसी खाई में जा गिरी जहां से पुलिस को वो बाद में मिली थी। रज्जो घबरा कर बाबू की जान बचाने के लिए उसे पास के हॉस्पिटल में ले जाता है। जब हॉस्पिटल में बाबू को होश आता है और वो खुद को वहां देखता है तो वो रज्जो पर भड़क जाता है कि वो उसे यहाँ क्यों लाया, क्योंकि यहाँ वो पकड़े जा सकते हैं। डॉक्टर जब उनसे पूछताछ करते हैं तो बाबू को लग जाता है कि डॉक्टर को उन पर शक हो गया है, इसीलिए वो तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। वो ठीक जयप्रकाश के सामने से भागते हैं, लेकिन तभी कांस्टेबल राठौर उन्हें रोक लेता है। यहाँ उनके बीच वही बातचीत होती है जो राठौर ने पहले पुलिस को बताई थी। हॉस्पिटल से भागकर वो सीधे बस स्टॉप पहुंचते हैं, लेकिन वहां पुलिस को आता देख वो दोनों अलग अलग होने का फैसला करते हैं। बाबू कहता है रज्जो फिलहाल सोनीपत में अपनी बहन के घर जाकर छिप जाए। साथ ही बाबू उसे बॉम्बे के अपने एक दोस्त का नंबर देता है और बोलता है कि वो फिलहाल उसके पास जा रहा है। मामला ठंडा होने पर वो आगे का प्लान बनाएंगे। जाते जाते बाबू उसे सुमन की सोनी की वही बालियां दे देता है जो माँ मोना ने उसे पहनाई थी। तय प्लान के मुताबिक रज्जो सोनीपत में अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। वो घर पर झूठ बोलता है कि बॉम्बे में फिल्म की शूटिंग के दौरान उसके हाथ में चोट लग गई थी। हालांकि रज्जो वहां पर रहने के लिए आया था, लेकिन उसकी बहन का पति मतलब जीजा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। साले को घर में रखने के गुस्से में वो रात को रज्जो की बहन और उसकी छोटी बेटी को बुरी तरह पीटता है। रज्जो अंदर कमरे में सब कुछ सुन रहा था, लेकिन वो इतना बेबस था कि वो कुछ बोल भी नहीं पाता। ये 3 दिन पहले की बात थी। सीन फिर प्रेजेंट में आता है। जयप्रकाश अपनी टीम के साथ सोनीपत रज्जो की बहन के घर पहुंच जाता है। वहां उन्हें पता चलता है कि कल रात ही रज्जो अपने जीजा की बाइक चुराकर वहां से भाग चुका है। पुलिस को वहां से रज्जो की कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। जयप्रकाश उसकी बहन को सच बता देता है कि उसका भाई कितना बड़ा अपराधी है। बहन और उसकी बेटी के चेहरे पर चोट के निशान देखकर जयप्रकाश समझ आता है कि ये उसके पति की करतूत है। अब जबकि रज्जो कल रात ही भागा था, इसलिए पुलिस अंदाजा लगाती है कि वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तुरंत पूरे शहर के चेक पोस्ट अलर्ट कर दिए जाते हैं और नाकाबंदी शुरू हो जाती है। जयप्रकाश और उसकी टीम उसे ढूंढने निकल पड़ती है। तभी दिखाया जाता है कि कल रज्जो ने एक लोकल डॉक्टर से अपने हाथ का चेकअप कराया था। इसके बाद जब वो बाजार की एक दुकान पर बैठकर खाना खा रहा था, तभी अखबार के फ्रंट पेज पर अपनी और बाबू की वही तस्वीर छपी थी, मतलब स्केच जो निसार के अखबार में आई थी। अपने फोटो देखकर रज्जो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बुरी तरह घबरा जाता है। वो तुरंत दुकान से उठकर बाबू को फोन लगाता है। बाबू फोन पर रज्जो को समझाने की कोशिश करता है कि वो शांत रहे। वो कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त दो, तुम भी जहां हो वहीं छिपे रहो। लेकिन रज्जो बुरी तरह घबराया हुआ था। रात के वक्त जब रज्जो सो रहा था, तभी अचानक उसकी बहन की बेटी बिंदी उसके पास आती है। दरअसल रज्जो ने घर पर झूठ बोला था कि वो बॉम्बे में फिल्मों की शूटिंग पर काम करता था और बिंदी को एक्ट्रेस बनने का बहुत शौक था। इसलिए बिंदी अपने मामा रज्जो से बोलने लगती है कि वो भी उसे अपने साथ बॉम्बे ले चले। रज्जो अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने ऐसा किया तो बिंदी का पिता उन दोनों का क्या हाल करेगा, लेकिन बिंदी जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि तुम बस मुझे यहाँ से ले चलो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। तब रज्जो उसे चुप कराने के लिए सुमन की सोने वाली वही बाली गिफ्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बिंदी कहती है कि मुझे सोने की बाली नहीं चाहिए, तुम मुझे बस बॉम्बे ले चलो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगी। बिंदी की इन बातों को सुनकर रज्जो के मन में गलत ख्याल आने लगते हैं। उसे लगता है कि बिंदी किसी और तरफ इशारा कर रही है। वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और बिंदी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। बिंदी को भी अपने मामा के गंदे इरादे समझ आ जाते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त रज्जो की आंखों के सामने मरी हुई बच्ची सुमन का चेहरा घूम जाता है। वो अंदर से हिल जाता है और तुरंत बिंदी को छोड़कर उसके पिता की बाइक उठाकर वहां से भाग निकलता है। अब प्रेजेंट में देखते हैं, इंस्पेक्टर जयप्रकाश को जानकारी मिलती है, जिसके बाद वो हाईवे के पास एक ढाबे से बिंदी के पिता की वो चोरी की हुई बाइक बरामद कर लेते हैं, लेकिन रज्जो का कोई सुराग नहीं मिलता। कोई और रास्ता न देखकर जयप्रकाश को अपनी टीम के साथ वापस लौटना पड़ता है। उधर एसपी पर भी इस केस को लेकर ऊपर से बहुत दबाव आ रहा था। होम मिनिस्टर तो सीधे तौर पर एसपी से कह देते हैं कि वो किसी जूनियर ऑफिसर के भरोसे ना बैठें, बल्कि किसी सीनियर ऑफिसर को इस केस की जांच सौंप दें। इसके बाद जहां एक तरफ पुलिस कर्नल अशोक के घर जाकर सुमन और साहिल का बचा हुआ सामान लौटा देती है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से रिपोर्टर निसार के पास रज्जो और बाबू को लेकर एक बहुत बड़ा सुराग आता है। जयप्रकाश जब सोनीपत से लौटकर एसपी से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो देखता
देखता है कि वहाँ इंस्पेक्टर चौहान पहले से ही मौजूद हैं। ये देखकर जयप्रकाश साफ समझ जाता है कि अब ये केस उससे छीन कर चौहान को दे दिया जा रहा है। चौहान उससे कहता भी है कि मैं एसपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हें इस केस में मेरा असिस्टेंट बनाकर रखे। इस बात से जयप्रकाश का मन बहुत खराब हो जाता है और वो उदास होकर घर लौट आता है। इसी बीच निस्सार को जो भी जानकारी मिली थी वो उसे जयप्रकाश को बताने के लिए उसके घर पहुंचती है। वहां जयप्रकाश के ना होने पर वो उसके पिता घनश्याम से बात करने लगती है। बातों बातों में घनश्याम को समझ आ जाता है कि जयप्रकाश और निस्सार एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ ही देर में जयप्रकाश भी घर आ जाता है। उसे लगता है कि निस्सार हमेशा की तरह अखबार के लिए कोई नई खबर या जानकारी चुराने आई है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस और कहासुनी हो जाती है। निस्सार गुस्से में कहती है कि तुम हमेशा मुझ पर शक क्यों करते हो? मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ और तुम अपना। तुम्हारी गलतियों के लिए तुम मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और सुनो, मैं यहाँ तुमसे कोई जानकारी लेने नहीं आई थी, बल्कि तुम्हें एक जानकारी देने आई थी। निसार उसे बताती है कि बाबू और रज्जो ने दिल्ली में एक छोटे बच्चे का मर्डर किया था और उसके बाद ही वो वहां से भाग निकले। इसलिए अगर पुलिस दिल्ली जाकर जांच करे तो उनके बारे में कुछ पता चल सकता है। ये भी मुमकिन है कि वो वहां से भागकर वापस दिल्ली ही चले गए हों। ये सब बताने के बाद निसार नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जब जयप्रकाश किचन में खाना बना रहा था तब उसके पिता घनश्याम उसके पास आते हैं। घनश्याम उसे समझाते हैं कि हर इंसान के अंदर एक अलग टैलेंट और ताकत होती है। जो जैसा होता है वो अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करता है। मैं अच्छा खाना बना सकता था, इसलिए मैंने अपनी इस काबिलियत का इस्तेमाल अफसरों को खुश करने के लिए किया। तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हारे पास कानून और दिमाग का जो हथियार है उसे काम पर लगाओ। तभी एएसआई जावेद दौड़ते हुए आता है और बताता है कि बॉम्बे पुलिस के एक एसआई का फोन आया था। उन्होंने रज्जो और बाबू के स्केच को पहचान लिया है और वो जयप्रकाश से बात करना चाहते हैं। जयप्रकाश तुरंत थाने जाकर उस एसआई से बात करता है। बॉम्बे पुलिस बताती है कि उनके पास बाबू के वापस मुंबई लौटने की पक्की खबर है, इसलिए वो जयप्रकाश को जितनी जल्दी हो सके वहां आने को बोलते हैं। जयप्रकाश हिसाब लगाता है कि इंस्पेक्टर चौहान कल सुबह इस केस का चार्ज संभालेंगे और केस की फाइलों को समझने में उन्हें कम से कम 1-2 दिन का वक्त तो लगेगा। इसी वक्त का फायदा उठाकर वो बिना किसी को बताए चुपके से अपना काम पूरा कर सकता है। थाने की बाकी पुलिस वाले भी उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। जयप्रकाश उसी रात की ट्रेन पकड़कर बॉम्बे के लिए रवाना हो जाता है। जहां एक तरफ जयप्रकाश ट्रेन से बॉम्बे जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ रज्जो को भी दिखाया जाता है जो छिपते छिपाते बॉम्बे की तरफ ही बढ़ रहा था। रात के वक्त अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बादलों की गड़गड़ाहट से मोना की नींद खुल जाती है। वो बच्चों के कमरे में जाती है तो देखती है कर्नल अशोक खिड़की बंद कर रहे हैं। मोना भी बच्चों का बिखरा हुआ सामान समेटने लगती है। तभी उसकी नजर फॉरेंसिक लैब से आए एक बॉक्स पर पड़ती है जिसमें बच्चों का सामान था। जैसे ही मोना उस बॉक्स को खोलकर बच्चों की चीजें देखती है उसका सब्र टूट जाता है। वो चीख चीख कर रोने लगती है। आखिरकार मोना ने इस कड़वे सच को स्वीकार कर ही लिया कि उसके दोनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। कहानी अब सीधे 12 साल पीछे के फ्लैशबैक में जाती है जहां बाबू के बचपन का एक किस्सा दिखाया जाता है। बचपन में बाबू का असली नाम कुमार था। एक दिन स्कूल में पढ़ाई के दौरान बाबू ने एक बच्चे का सिर फोड़ दिया था जिसकी वजह से प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकाल रहे थे। बाबू की माँ ने टीचर के सामने बहुत हाथ पैर जोड़े पर वो नहीं माने। अपनी माँ को खुश करने के लिए बाबू कहीं से जंगली शहद चुरा कर लाता है और माँ को देता है, लेकिन तभी संजय नाम का एक लड़का वहां आकर पोल खोल देता है कि बाबू यह शहद चोरी करके लाया है। इस बात से बाबू की माँ उससे नाराज हो जाती है और बाबू के सामने ही संजय की तारीफ करने लगती है। ये देखकर बाबू को बहुत गुस्सा आता है। जब संजय टॉयलेट में जाता है तो बाबू अंदर से एक जलती हुई लकड़ी फेंक देता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है, जिससे झुलस कर संजय की मौत हो जाती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं जयप्रकाश अब बॉम्बे पुलिस के साथ उस पुराने क्राइम सीन पर पहुंचता है जहां बचपन में वो हादसा हुआ था। वहां उसे पता चलता है कि बाबू ने वापस आकर यहाँ एक कपल के साथ भी कुछ बहुत गलत किया है। कहानी फिर 3 दिन पहले के सीन पर जाती है जहां बाबू अपने बचपन के दोस्त जिम्मी के पास जाता है। दरअसल बचपन में संजय का मर्डर करने के बाद बाबू को रिमांड होम भेजा गया था और वहीं उसकी मुलाकात इस जिम्मी से हुई थी। लेकिन अब जिम्मी पूरी तरह सुधर चुका था और एक शरीफ जिंदगी जी रहा था। बाबू अब एक लड़की से सच्चा प्यार करने लगा था और 2 दिन बाद ही उसे शादी करने ही वाला था। उसी रात बाबू जब एक टैक्सी चोरी करके भाग रहा था तो रास्ते में एक पति पत्नी उसे असली टैक्सी वाला समझकर उसकी गाड़ी में बैठ गए। जयप्रकाश उस कपल से मिलता है। वो बताते हैं कि उस रात बाबू उन्हें एक सुनसान जगह पर ले गया और उन पर बहुत टॉर्चर किया। उसने पहले पति को अधनंगा करके बुरी तरह पीटा और फिर पत्नी के कपड़े तक फाड़ दिए। इतना ही नहीं, वो उनके पैसे, गहने और यहाँ तक कि उनका पालतू कुत्ता भी चुरा कर भाग गया। इधर जिम्मी की शादी की तैयारियां चल रही थी और दर्जी उसके कोट का नाप ले रहा था। जिम्मी अपने दोस्तों को हनीमून का
का प्लान बताते हुए कहता है कि शादी के तुरंत बाद वो दोनों ताजमहल देखने आगरा जाएंगे। तभी ठीक रज्जो का फोन आता है और वो बाबू को बताता है कि अखबार में उसकी तस्वीरें छप चुकी हैं और वो खुद वापस बॉम्बे आ रहा है। ये सुनकर बाबू पुलिस से बचने का एक नया प्लान बनाता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट समय में जयप्रकाश अपने सीनियर एसपी को बिना बताए बॉम्बे आ गया था, इसलिए एसपी उस पर बहुत बुरी तरह भड़के हुए थे। एसपी ने साफ कह दिया था कि अगर जयप्रकाश ने तुरंत उनसे कांटेक्ट नहीं किया तो वो उसे नौकरी से सस्पेंड कर देंगे। लेकिन इसी बीच जयप्रकाश को बाबू की मां के बारे में एक बड़ा सुराग मिलता है, इसीलिए वो एसपी को कॉल किए बिना ही वहां से निकल पड़ता है। कहानी अब 6 साल पहले के फ्लैशबैक में जाती है। जब बाबू 18 साल का हुआ तो उसे रिमांड होम से रिहा कर दिया गया था। वहां से छूटकर वो सीधे अपनी मां के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली है और उस नए घर में उसकी एक छोटी बेटी भी है। बाबू को लगा कि वो अपनी मां और इस नए परिवार के साथ ही रहेगा, लेकिन उसकी मां बाबू के खूंखार गुस्से और अतीत से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए उसका नया पति घर आए उससे पहले ही उन्होंने बाबू के हाथ में कुछ पैसे थमाए और वहां से चले जाने को कह दिया। इस बात से बाबू को साफ समझ आ गया कि उसकी मां अब उससे प्यार नहीं करती और उनके लिए उनका ये नया परिवार और नई बेटी ही सब कुछ है। बाबू इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और चाय बनाने के बहाने उसने पूरे घर में आग लगा दी। सीन फिर प्रेजेंट में आती है। जयप्रकाश की टीम एक चैरिटी संस्था के हॉस्पिटल में जाकर बाबू की मां से मिलती है। उस आग वाले हादसे में उनकी छोटी बेटी तो मारी गई थी और मां भी पूरी तरह जल गई थी, लेकिन वो किसी तरह जिंदा बच गई। जयप्रकाश उनसे पूछताछ करता है तो पता चलता है कि बाबू बचपन से ही रिमांड होम में रहा था। पुलिस जब उस रिमांड होम में जाती है तो उन्हें बाबू के पुराने दोस्त जिमी का सुराग मिलता है। हालांकि जिमी इस वक्त कहाँ रहता है ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई थी। दूसरी तरफ अखबार में बाबू का स्केच देखकर उसकी गर्लफ्रेंड मीना बहुत घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या करें। उसे एक पल लगता है कि ये बाबू नहीं हो सकता, लेकिन उसकी सहेली और कलीग उसे समझाती है कि ये पक्का वही है और उन्हें पुलिस को सब बता देना चाहिए। मीना पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी कलीग रेशमी खुद थाने फोन करके पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है। खबर मिलते ही जयप्रकाश अपनी टीम के साथ तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। उस वक्त मीना नर्स के हॉस्टल में थी। तभी अचानक बाबू उनसे मिलने वहां धमकता है। बाबू को लग रहा था कि आज ही वो दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन मीना तो उसका सच जान चुकी थी, इसलिए वो डरते डरते बाबू को बातों में उलझाने की कोशिश करती है। इधर जयप्रकाश को जब हॉस्पिटल में मीना नहीं मिलती और पता चलता है कि वो ड्यूटी पर नहीं आई तो वो टीम के साथ सीधे नर्स हॉस्टल की तरफ भागता है। इसी बीच कमरे में बाबू की नजर मीना के पास रखे उस अखबार पर पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि मीना उसके कातिल होने का सच जान चुकी है। मीना भी खुद को बचाने के लिए उसके पास रखा गर्म दूध बाबू के चेहरे पर फेंक देती और भागने की कोशिश करती है, लेकिन धोखे से बौखलाया बाबू गुस्से में मीना के सिर पर जोरदार वार कर देता है, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब तक जयप्रकाश कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचता है, बाबू वहां से फरार हो चुका था। हालांकि भागते समय बाबू अपने साथ लाया वही चोरी का कुत्ता कमरे में ही छोड़ जाता है और जो नया कोट वो पहनकर आया था वो भी वहीं छूट जाता है। जयप्रकाश उस कोट का लेबल चेक करता है, जिससे उन्हें दर्जी का पता मिल जाता है और उस टेलर के जरिए वो सीधे जिम्मी के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो कोट जिम्मी का ही था। जयप्रकाश जब जिम्मी को पकड़ता है तो पता चलता है कि बाबू वहां से पहले ही भाग चुका था। जिम्मी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि बाबू इतने सारे मर्डर करके उसके घर पर छुपा हुआ था। हालांकि जिम्मी पुलिस को एक बहुत ही जरूरी बात बताता है कि जाते जाते बाबू उसकी शादी के शगुन के पैसे और उनके आगरा वाले हनीमून के टिकट भी चुरा कर ले गया। इसका मतलब साफ था कि वो अब आगरा भाग चुका है। इसके बाद जैसे ही जयप्रकाश थाने लौटता है, एसपी का फोन आता है। एसपी उसे तुरंत दिल्ली वापस लौटने की कड़क चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि अगर वो वापस नहीं आया तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके बावजूद जयप्रकाश अपनी नौकरी की परवाह ना करते हुए अकेले ही आगरा जाने का फैसला करता है। जहाँ एक तरफ जयप्रकाश आगरा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ बाबू ट्रेन से आगरा पहुंच जाता है और रात के अंधेरे में वहां एक घर में डकैती करने घुस जाता है। अगले दिन सुबह रज्जो आगरा स्टेशन पर बाबू को लेने पहुंचता है। वो देखता है कि बाबू ने वहां अपना सिर मुंडवा लिया था ताकि पुलिस उसे पहचान न सके, लेकिन तभी स्टेशन पर मौजूद एक कांस्टेबल रज्जो को पहचान लेता है। पुलिस को पीछे आता देख दोनों किसी तरह बाइक स्टार्ट करके वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। इसी बीच जयप्रकाश भी आगरा पहुंच जाता है। वो वहां के लोकल थाने के इंस्पेक्टर से मिलता है और उनसे झूठ बोलता है कि उसकी पूरी टीम दिल्ली से रवाना हो चुकी है और वो खुद किसी काम से पास में ही था, इसलिए खबर मिलते ही वो पहले आ गया। यानी कि वो सस्पेंड होने और बिना परमिशन आने वाली बात लोकल पुलिस से छिपा लेता है। तभी रेलवे स्टेशन वाला वो कांस्टेबल भी थाने आकर बताता है कि उसने अपराधियों को देखा और बाबू ने अपना सिर मुंडवा लिया है। ये पता चलते ही लोकल पुलिस पूरे शहर में उनके नए हुलिये वाले स्केच बंटवा देते हैं और लाउड स्पीकर
पर माइकिंग करवाकर जनता को भी अलर्ट कर देती है कि इन बदमाशों को देखते ही तुरंत पुलिस को खबर करें। इधर रज्जो उस मुंडे हुए बाबू को लेकर उसी घर में आता है जहां उसने पिछली रात डकैती की थी। रज्जो ने उस घर के बूढ़े मकान मालिक और उसकी पत्नी को पीट कर रस्सी से बांध रखा था। उन्हें घर में काफी पैसे, सोने के गहने और पुरानी बंदूक भी मिली थी, लेकिन उस बंदूक में कोई बुलेट नहीं थी। वो उस घर की बूढ़ी औरत से जबरदस्ती अपने लिए खाना तक पकवाते हैं। तभी घर में रखे रेडियो पर वो सुनते हैं कि पुलिस पूरे शहर में उनकी तलाश कर रही है। दूसरी तरफ आगरा के लोकल इंस्पेक्टर जब दिल्ली के इंस्पेक्टर चौहान से फोन पर बात करते हैं तो उन्हें सारा सच पता चल जाता है कि जयप्रकाश झूठ बोल रहा है। वो सस्पेंड हो चुका है और उसके साथ कोई टीम नहीं आ रही। सच सामने आते ही लोकल इंस्पेक्टर अपने जवानों को आदेश देते हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम के आने तक जयप्रकाश को थाने के अंदर ही बंद रखा जाए। इधर बाबू और रज्जो उस पुरानी बंदूक के लिए गोलियां ढूंढने बाजार निकलते हैं। वो एक लोहार के पास पहुंचते हैं। लोहार बंदूक देखकर उनके लिए गोलियां बनाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि इसे तैयार करने में 1 घंटे का समय लगेगा। वो दोनों वहीं इंतजार करने लगते हैं, लेकिन तभी उस दुकानदार का बूढ़ा बाप चुपके से थाने फोन लगा देता है और पुलिस को जानकारी दे देता है कि वो दोनों कातिल इस वक्त उसकी दुकान पर ही मौजूद हैं। अब तक वो दोनों खाली हाथ थे, लेकिन अब उनके हाथ में बंदूक पहुंच चुकी थी। जयप्रकाश आगरा के लोकल इंस्पेक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि अब हमारा एक एक पल बहुत कीमती है। किसी भी कीमत पर हमें उन दोनों को पहले पकड़ना होगा, वरना वो किसी और मासूम को अपना शिकार बना लेंगे। इधर बाबू और रज्जो पुलिस से छिपकर ताजमहल देखने पहुंच जाते हैं और वहां बैठकर समय काटते हैं। वहां बैठे बैठे वो प्लानिंग करते हैं कि वो यहाँ से कन्याकुमारी भाग जाएंगे और वहां अपनी नई पहचान बनाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन तभी वहां तैनात एक कांस्टेबल की नजर उन पर पड़ जाती है। वो पुलिस को देखकर वहां से भी भाग निकलते हैं, लेकिन अब वो भागकर कहां जाते हैं। पुलिस ने चारों तरफ से नाकाबंदी करके उन्हें घेर लिया था और उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बावजूद वो दोनों किसी तरह भागकर एक ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। जयप्रकाश उनका पीछा करते करते आखिरकार ट्रेन के अंदर रज्जो को ढूंढ लेता है और उसे पकड़ लेता है। अपनी जान खतरे में देख बबलू तुरंत ट्रेन में मौजूद एक लड़की की गर्दन पर चाकू रख देता है और जयप्रकाश को धमकी देता है कि अगर उसने रज्जो को नहीं छोड़ा तो वो इस लड़की का गला काट देगा। लेकिन जयप्रकाश अपनी जगह से टस से मस नहीं होता और रज्जो को नहीं छोड़ता। जब रज्जो देखता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो वो खुद को बचाने के लिए रोने लगता है और चिल्लाकर बोलता है, सर मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ इसी बाबू ने किया था। मैंने तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए इसके साथ घूम रहा था। रज्जो की यह गद्दारी देखकर बाबू का दिल टूट जाता है और उसे समझ आता है कि रज्जो भी बाकी दुनिया की तरह बेहद मतलबी है और इस दुनिया में उससे कोई प्यार नहीं करता। बाबू अब उस लड़की को छोड़कर अकेले ही भागने की कोशिश करता है, लेकिन जयप्रकाश फुर्ती दिखाकर उसे दबोच लेता है। दोनों के पकड़े जाने के बाद पुलिस के सामने उस खौफनाक दिन की असली सच्चाई आती है। कहानी अब फ्लैशबैक में उस दिन के क्राइम सीन पर जाती है। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और सुमन और साहिल बस स्टॉप पर खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। साहिल कहता है कि अगर हम यहाँ से दौड़कर जाएंगे तो सिर्फ 6 मिनट लगेंगे, लेकिन सुमन बोलती है अगर हम भीग गए तो मैं रेडियो स्टेशन पर गाना कैसे गाऊंगी। तभी वहां से बाबू और रज्जो की वही हरी कार गुजरती है। बच्चों को भीगता देख वो गाड़ी रोकते हैं और उन्हें लिफ्ट ऑफर करते हैं। दोनों बच्चे उनकी कार में बैठ जाते हैं। कार में कुछ दूर जाने के बाद बातों बातों में बाबू और रज्जो को पता चलता है कि इन बच्चों के पिता आर्मी में एक बड़े ऑफिसर हैं। ये सुनते ही रज्जो बुरी तरह घबरा जाता है। इधर सुमन को भी बाबू की हरकतों और उसकी बातों पर शक होने लगता है। तभी सुमन गौर करती है कि कार का पिछला सीट के दरवाजों में अंदर से खोलने वाले हैंडल ही गायब हैं और उन्हें जानबूझकर निकाल दिया गया था। सुमन डर जाती है और उनसे कार रोकने और उतरने के लिए बोलती है, लेकिन बाबू कार नहीं रोकता और उन्हें छोड़ने से साफ मना कर देता है। खुद को खतरे में देख सुमन और साहिल कार के अंदर ही उन दोनों बदमाशों से भिड़ जाते हैं और उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। बाबू गुस्सा होकर कार में रखी वही पुरानी तलवार निकालता है और साहिल के हाथ पर जोरदार वार करता है। और ये वही समय था जब उस दूध वाले सलीम ने कार के शीशे पर बच्चों का खून देखा था और कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की थी। जब वो दूध वाला भी नहीं बचा पाता तो कार आगे बढ़ जाती है। बच्चे खुद को बचाने के लिए और ज्यादा वायलेंट होकर अपराधियों पर हमला करते हैं, जिससे आगे बैठा बदमाश भी लहूलुहान हो जाता है। गुस्से में पागल होकर रज्जू पिछले सीट पर बैठे साहिल पर तलवार से ताबड़तोड़ कई बार वार कर देता है। साहिल बुरी तरह जख्मी हो जाता है। सुमन रोते हुए उनसे भीख मांगती है कि प्लीज मेरे भाई को हॉस्पिटल ले चलो, हमें जाने दो, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और कार को सीधे जंगल की तरफ मोड़ देते हैं। बबलू कहता है कि इन बच्चों ने हमारा चेहरा देख लिया, इसीलिए अब इन्हें जिंदा छोड़ना खतरे से खाली
खाली नहीं है, हमें इन दोनों को मारना ही होगा। रज्जो पहले तो बच्चों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब लहूलुहान साहिल अपनी बहन को बचाने के लिए दोबारा उनसे लड़ने की कोशिश करता है तो रज्जो उसे घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जाता है। साहिल की सांसें अभी भी चल रही थी और वो अपनी जान बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ रहा था। उसने जैसे ही खुद को बचाने के लिए रज्जो पर हाथ उठाया, रज्जो ने गुस्से में आकर तलवार से उस पर अंधाधुंध वार किए और उसे वहीं मौत के घाट उतार दिया। साहिल का मर्डर करने के बाद जब रज्जो वापस कार के पास लौटा तो वो देखता है कि पीछे से बाबू ने सुमन के साथ रेप किया है। बाबू अब रज्जो को भी सुमन के पास जाने को बोलता है, लेकिन रज्जो इस घिनौनी हरकत के लिए साफ मना कर देता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस और मारपीट शुरू होती है। दोनों को आपस में लड़ता देख सुमन को मौका मिल जाता है और वो पास पड़ी लोहे की एक भारी रॉड उठाती है और बाबू के सिर पर दे मारती है। इसके बाद वो रोते हुए अपने भाई साहिल को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भागती है। जब वो जंगल में साहिल की लाश के पास पहुंचती है तभी पीछे से रज्जो और बाबू वहां आ धमकते हैं। रज्जो गुस्से में एक भारी चीज से सुमन के सिर पर जोरदार वार करता है और सुमन भी वहीं दम तोड़ देती है। और इसके बाद लाशों को ठिकाने लगाने की जो भी कहानी थी वो तो हमने पहले देख ही लिया है। प्रेजेंट में जयप्रकाश आगरा से अपराधियों को पकड़कर दिल्ली लौट आया था। वो अपने सीनियर एसपी को पूरी हकीकत बताता है, जिसे सुनकर एसपी भी दंग रह जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई मामूली अपराधी नहीं है बल्कि खतरनाक साइकोपाथ हैं। इसके साथ ही एसपी जयप्रकाश की बहादुरी और काम की तारीफ भी करते हैं और उसे प्रमोशन के एग्जाम के लिए तैयारी करने को बोलते हैं। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जयप्रकाश अब एग्जाम पास करके प्रमोट हो चुका है और इंस्पेक्टर बन चुका है। इस केस की पूरी जिम्मेदारी अब उसी के हाथों में है। आज कोर्ट में बाबू और रज्जो के केस का आखिरी फैसला सुनाया जाने वाला था, इसलिए जयप्रकाश खुद को उन्हें कस्टडी में लेकर कोर्ट पहुंचता है। अदालत उनके इस बेहद क्रूर और घिनौने अपराध के लिए बाबू और रज्जो दोनों को फांसी की सजा सुनाती है। भले ही कानून ने दोनों कातिलों को उनके कर्मों की पूरी सजा दे दी, लेकिन जिन बदनसीब माता पिता ने अपने मासूम बच्चों को खो दिया, क्या उन्हें कभी अपने बच्चे वापस मिल पाएंगे? रिपोर्टर निसार अपने अखबार में इस पूरे केस और इंसाफ को लेकर एक बहुत ही बड़ा और इमोशनल आर्टिकल छापती है। इसके बाद लास्ट में डायरेक्टर हमें उस दिन का एक और सीन दिखाते हैं जहां दिखाया जाता है कि काश उस दिन सुमन ने अपने भाई साहिल की बात मान ली होती और वो किसी अजनबी की कार में लिफ्ट लेने के बजाय पैदल ही दौड़कर रेडियो स्टेशन गए होते हैं। अगर ऐसा होता तो वो भले ही बारिश में पूरी तरह भीग जाते हैं, लेकिन सुरक्षित रेडियो स्टेशन पहुंच जाते हैं और आज दोनों मुस्कुराते हुए जिंदा होते हैं। लेकिन अफसोस, हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। चाहे कितनी भी मजबूरी हो, किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा करके उसकी गाड़ी में लिफ्ट लेने की गलती कभी ना करें। थोड़ी देर के लिए बारिश में भीग जाना या परेशान होना अपनी जान को खतरे में डालने से लाख गुना बेहतर है। साथ ही हमें अपने घर के बच्चों को भी अजनबियों से सावधान रहने की सीख देनी चाहिए और गाड़ी में बैठते ही हमेशा सुरक्षा और दरवाजों के हैंडल जैसी चीजों पर पैनी नजर रखनी होगी। याद रखिए, समाज में घूम रहे ऐसे बेरहम साइकोपैथ अपराधियों से बचने के लिए हमारी खुद की सतर्कता, सूझबूझ और पल भर की सावधानी ही हमारे और हमारे परिवार की सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो आज वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।